नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर ये शहर गौरवान्वित हुआ है। फरीदाबाद के कनिष्क अग्रवाल ने हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। कनिष्क अग्रवाल ने आज जो यूपीएससी परीक्षा का परिणाम आया उसमें 279 रैंक हासिल की है। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई कनिष्क। सबसे पहले तो थैंक यू सर। कनिष्क, पूरे घर में आज माहौल है, लगातार बधाइयां आ रही हैं। और अभी मैं सुन रहा था, माताजी को सुन रहा था, आपकी माताजी को कह रही थी आज लंच नहीं हुआ है, आज मिठाइयां ही खा रहे हैं सब लोग। तो कैसा लग रहा है? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन हुआ है इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, और ये मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए ये कर पाया। लेकिन कनिष्क, हमें लग रहा है ये कहीं ना कहीं कनिष्क का पड़ाव है। जैसा कि जितनी रैंक है उस हिसाब से कनिष्क दोबारा प्रयास जरूर करेंगे। ये मतलब मंजिल नहीं है। आईआरएस या इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो और ऊपर की रैंक चाहते हैं। अभी तो मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया है। पहला अटेम्प्ट था ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, 4th अटेम्प्ट था। ओके, इससे पहले क्या क्या किया है कनिष्क? पढ़ाई जो रही, स्कूलिंग कहाँ से रही, वो थोड़ा सा बता दें, लोगों को थोड़ा सुनने में उत्सुकता रहती है। मैंने हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से अपनी स्कूलिंग करी है, और मैंने बीटेक अपनी आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग ओल्ड फरीदाबाद से परिचित हैं, मास्टर जगदीश चंद्र अग्रवाल जी हैं, समाज सेवी हैं। आप आम तौर पर उन्हें जगह जगह देखते होंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में देखते होंगे। उनके पौत्र हैं कनिष्क अग्रवाल। और कनिष्क घर में एक माहौल था, समाज सेवा का माहौल था, पिताजी भी इंजीनियर थे। तो ऐसे में जो पढ़ाई थी ये एक डायरेक्शन में जा रही थी। मैं सुन रहा था कि आईआईटी किया और उसके बाद फिर आईआईटी से जब उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़े, तो ये ऐसा कैसे संभव हुआ? मामा मामी का सपना था, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं दोनों। तो अच्छा। उनका भी यही सपना था कि भाई ये बच्चा भी हमारी तरह ही निकले। अच्छा। दोनों ही तो एडिशनल उन्होंने नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट क्लैट दो और जुडिशरी की तरफ जाओ? जुडिशरी की तरफ तो है ना परिवार से एक। हाँ। तो अब एक और मतलब सिविल सर्विसेज में चाहिए था। हाँ? दूसरी लाइन पकड़नी है। दूसरी लाइन हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे को अपने कॉलेज में एहसास हुआ कि मुझे आखिर में अपने क्या रिलेट करता है, अपने एज अ करियर में क्या देखता हूँ, कि क्या पब्लिक सर्विस है या रिसर्च है। मेरे को काफ़ी रिलेट हुआ पब्लिक सर्विस से, कि अटैचमेंट हुई कि मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा, और ये मेरे लिए एक इंक्लिनेशन है। इसलिए मेरे को इस इंक्लिनेशन ने भी बहुत ही साथ दिया, क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। तो मैं यही मेरे को विल पावर देता रहा कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँ अपनी जर्नी को। अभी पहले के जो 3 मौके रहे, असफलताएं आदमी को तोड़ती हैं, आमतौर पर तोड़ती हैं। तो कैसे लगा नहीं मुझे करना है? और पहले के जो 3 मौके मिले उनमें क्या क्या उपलब्धियां रही? मैंने पहले 3 बार में अपना प्रीलिम्स कर लिया था। उसके पिछले 2 बार मेन से मैं 8-10 नंबर की कट ऑफ से रह रहा था। लेकिन जैसे कि मेरा इंटेंट क्लियर था, मेरा गोल क्लियर था, इसने मेरे को फ्यूल दिया कि मेरे को अपनी जर्नी आगे ही रखनी है, इसी गोल में अपने काम करते रहना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, पुरानी कहावत है। तो ये अभ्यास लगातार जारी था? बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास बिल्कुल जारी था, और मैं हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं ये कर पाया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना जानना चाहते हैं, देखो मेहनत हर कोई करता है, फिर ऐसा खास क्या कर रहे थे जो ये सफलता मिली? लाखों लोगों ने ये परीक्षा दी है। मेहनत के साथ एक डायरेक्शन भी होती है, और ये डायरेक्शन हमारे गाइड, हमारे मेंटर या हमारे टीचर, जो गाइड है वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिसको जहाँ पे कोई रिलेट कर पाए। इससे हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में होती है, और जब मेहनत और डायरेक्शन सही मिल जाए तो आई बिलीव कि सक्सेस आपको अचीव ही करना पड़ जाएगा। तो कैसे तैयारी करते थे? सुबह सुबह 5-4 बजे, कितने बजे उठते थे? मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठता था, लेकिन 6 बजे तक आराम से उठता था। 6 बजे तक जी। और रात को देर तक पढ़ना? नहीं, मैं रात को भी जल्दी सोता था, मैं 10 बजे तक अपने सो जाता था। अच्छा। और मेरे बीच में टाइम वेस्ट नहीं करना, बीच का टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे मतलब लोग आमतौर हाँ, पर कहते हैं कि मोबाइल में लगना, टीवी में लगना, इन सब से दूर। जैसे 6 से मतलब पूरा टाइम था, 6 से 10 पढ़ना है, उसके बाद 10 बजे नहाना, ब्रेकफास्ट, और 11 बजे फिर अगेन पढ़ने बैठ जाना। 10:30 आधा घंटे में ही अपना काम फ्री करना है। उसके बाद फिक्स टाइम था, जैसे 1 बजे उठकर आना। तो मेरा ये था कि 1 बजे बेटा आएगा तो ब्रेकफास्ट की प्लेट भी तैयार रखूँ कि टाइम कम लगे उसको।
तो अच्छा। हाँ हाँ इतना टाइम का मैनेजमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मुझे पता था मेरे पास ये 4 बजे ही आएगा, मतलब 1 बजे के बाद मेरा इससे मुलाकात 4 बजे ही होती थी। बड़ा परिवार है, लगातार फंक्शंस होते रहते हैं परिवार में। सबसे ही दूर, सबसे ही दूर। सबसे दूर। हाँ जी। मतलब कोई डिस्ट्रक्शन, किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। डिस्ट्रक्शन आते थे, लेकिन अपने आप को उसके हिसाब से मैनेज करना है। अगर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, हमारी प्रायोरिटी एक हार्ड वर्क है, और इसी पर ही मेरा फोकस रहा है हमेशा। कनिष्क, आमतौर पर ये देखने में आता है कि जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो वो रात में बहुत समय देते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि रात में पढ़ने से थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद आप दिन में ज्यादा समय। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो भी रात में ही पढ़ाई करते हैं। मेरे को भी लगता है कि रात में माहौल शांत रहता है और हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन क्योंकि मैं अपने घर में माहौल को मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि मेरे को दिन के वक्त भी एक शांति का माहौल मिला और मैं दिन में पढ़ पाया। दिन में पढ़ पाए, बहुत बढ़िया। फरीदाबाद के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, कैसे ये अचीवमेंट्स आती हैं? फरीदाबाद से मेरे को सबसे बड़ी बात है क्या कनिष्क, आप समझो लाखों लोगों ने ये परीक्षा दी, उसमें बहुत थोड़े से लोग सफल हो पाते हैं, और आप सफलतम लोगों में से एक हैं, जो टॉप के 1000 रैंक्स हैं उनमें से आपने एक अचीवमेंट हासिल की है। तो ये हर आदमी जानना चाहता है कि वो मंत्र जानना चाहता है जिससे सफलता मिलती है। एक ही मंत्र है सक्सेस के लिए कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही चीज आप रखिए, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, और मेरे को लगता है किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाएगा इस चीज से। चरे वेती यही मंत्र है। और हिमांशु जी, आप भी कुछ बता दें। मैं बड़ी तो उपलब्धि है परिवार के लिए। छोटे भाई के लिए यही कहना चाहूंगा कि इसका एक ही लक्ष्य था, व्हेन गोइंग गेट्स टफ इट्स ओनली द टफ हु गेट्स गोइंग। कि भी जितनी भी मुश्किलें आ जाएं तो मैं अपने आप को इतना सफल बनाऊंगा कि वो मुश्किलें मेरे सामने झुक जाएंगी। और इसी का अपना धैर्य है, परिवार का प्रोत्साहन है कि जो इसकी ये अचीवमेंट है। मैं सबसे ज्यादा बधाई इसके खुद के धैर्य को देना चाहूंगा, उसी का ये आज नतीजा इसके सामने आया। बहुत बढ़िया। आईआईटी में भी अच्छी रैंक रही। जो मेरी आईआईटी में 614 रैंक थी, मेरे को आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ। अच्छा, तो ये 3 शहरों में जाने का कैसे बना, अलग अलग शहरों में घूमने का कैसे रहा? मैं अपने आप को ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैं इंडिया के इतने 3 स्टेट में मैं पढ़ाई का मौका मिला। हर स्टेट का अलग माहौल होता है, अलग एक कल्चर होता है। जैसे पिताजी के साथ जाना हुआ या? जी, प्राइवेट, मेरे फादर प्राइवेट सर्विस में है, और जैसे जैसे उनकी जहाँ जॉब होती है तो उसके साथ हम रहते थे वहाँ पे। अच्छा, जॉब के साथ साथ तो वहाँ घूमना रहा, तो फिर वो भी एक वजह रही। कई बार ये ऐसा होता था, 6 मंथ की पढ़ाई हमने राजस्थान से करी और 6 मंथ गुजरात भुज से, उसको भी कवर अप किया है। बहुत बढ़िया। तो आपने भी, आप गृहिणी हैं या कुछ आप भी करते हैं जॉब? नहीं, मैं पहले जॉब करती थी, लेकिन मैंने कहा पहले बच्चों को अपने खुद से ही पढ़ाऊं। मैंने कभी ट्यूशन नहीं दी बच्चों को, कभी ट्यूशन के लिए नहीं भेजा, सेल्फ स्टडीज करी है, खुद घर पे ही पढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद, माँ ने अपने कैरियर की तिलांजलि भी दी, और ताकि जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, सिस्टर भी बहुत अच्छा कर रही हैं एकेडमिक्स में। हाँ जी, उसका 3rd ईयर है एमबीबीएस का। क्या नाम है उनका? अनुष्का। अनुष्का। हाँ जी। अनुष्का और कनिष्क। हाँ जी। तो आप देख लें, उसका एमबीबीएस में 3rd ईयर है, और वो भी एक आप कह लें परिवार में इंजीनियर, डॉक्टर, और अब आईएएस भी, जी सीए भी है परिवार में, इंजीनियर भी है परिवार में, सीए भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो हमारा जो है पढ़ा लिखा परिवार है, क्योंकि हमारे दादाजी खुद टीचर थे, मास्टर जी। हाँ, और मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी में। तो शुरू से हमारे को जो है कहें तो हमने देखा यही है कि समाज की सेवा करो, अच्छा जीवन जियो और किसी के काम आओ। इस तरीके के संस्कार परिवार से मिले हैं, और कोशिश करते हैं कि इनको, अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार आगे दे पाए। बहुत बढ़िया। तो फरीदाबाद आपको लेकर चलते हैं, मिलवाते हैं, दादाजी से भी मिलवाते हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। जी मास्टर जी, आपसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लें। जी मास्टर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भी। और पोते ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। देखो, सब आशीर्वाद परिवार का और सभी मिलने जुलने वालों का आशीर्वाद रहा है, तभी ये मुकाम हासिल हुआ है। अब परिवार में सब तरह से हो गए बच्चे, डॉक्टर भी हो गए, इंजीनियर भी हो गए, और अब ये सिविल सर्विसेज भी आ गई। हाँ हाँ, ये भी हो गया, राजनीति में भी है। राजनीति भी है।
मेरा भतीजा अभी पार्षद चुना गया है यही नगर निगम का, और सारा परिवार जो है पहले से ही, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, 1942 में जेल गए थे, तो हमारा परिवार से शुरू से ही त्याग में जीवन जीता रहा है। पढ़े लिखे हैं सारे बच्चे परिवार में, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सीए भी हैं, और क्या नाम है, अब ये सिविल सर्विसेज में आ गया। तो परिवार को हमने तो बच्चों को पढ़ाया है। मेरी ये एक धारणा रही कि मकान बिक जाए कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ जाएं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मकान तो वो अपने आप बना लेंगे, और मकान खड़ा हो और बच्चे ना पढ़ें तो फिर जो है ये मकान बेकार है। मैं अध्यापक रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो जीवन में शिक्षा को महत्व दो, शिक्षा के प्रति लगनशील रहो, और उसमें मन लगाकर जो पढ़ेगा वो उन्नति की चरम सीमाएं छू लेगा। तो इसी तरीके से मेरे परिवार के सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, पोते हैं, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई वकील है, बेटे भी मेरे 2 वकील हैं। तो हमने तो शिक्षा पर ही जोर दिया, और कोई जीवन में ध्येय नहीं था, केवल एक ही ध्येय था कि बच्चे शिक्षित हो जाएं, वो अपने आप को भी संभाल लेंगे, परिवार को भी संभाल लेंगे, और समाज में भी सेवा दे सकेंगे। और जो स्वयं ही शिक्षित नहीं होगा, कहते हैं ना कि अभिभाजनशील से चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो शिक्षित होगा उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी, आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो शिक्षा तो सर्वोपरि साधन है जीवन का। धन है, आपको यही जानेंगे कि ये कोठी है इनकी। आप बाहर निकल जाओ और शिक्षित हो तो अपने प्रभाव से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, अपना वहाँ भी अच्छा मुकाम बना सकते हो। ये मकान उठ के नहीं जाएगा हमारे साथ। अगर हम में गुण हैं, शिक्षित हैं, तो हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। मैं कभी किसी भी जगह रहा जीवन में, अगर स्टेज पे एक बार बोल लेता था तो लोग कहते थे कि मास्टर जी वास्तव में आप हमें प्रभावित कर देते हो। तो ये सब शिक्षा का प्रभाव है, और पारिवारिक एक जो पालन पोषण की विधि है उसका प्रभाव है। हमारे घर में अब भी कोई प्याज तक नहीं खाता, सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। हमें किसी भी दिखावे में कोई विश्वास नहीं है, हमें कर्तव्य में विश्वास है। अगर फरीदाबाद शहर में ही नहीं, बल्लभगढ़ में, पलवल में सिर्फ जगदीश मास्टर जी के नाम से भी पूछ लोगे तो बिरादरी का हर आदमी ये बतला देगा कि हम मास्टर जी को अच्छी तरह से जानते हैं। इलाका जानता है मास्टर जी। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? जब 4 आदमी ये कह दें भाई वो अच्छा आदमी है, भला मानस है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन में? और शिक्षा हमारा यही है कि भाई जब हम बच्चों को शिक्षित करेंगे तो अपना जीवन बनाएंगे, परिवार का जीवन बनाएंगे, समाज का जीवन बनाएंगे। अगर अशिक्षित रहेंगे तो सबके ऊपर भार रहेंगे। जो बच्चा घर में नहीं पढ़ेगा वो सबसे तिरस्कृत होता है, क्या ये पढ़ा नहीं अपने जीवन में, अब ये ऐसा कहता है वैसा कहता है। तो आप सब जानते हैं कि हमें विनयशील होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, कहते हैं ना कि राजा तो सिर्फ राज्य दरबार में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। जो विद्वान व्यक्ति है वो हर जगह पूजा जाता है। तो फरीदाबाद समझें आप कि परिवार में शिक्षा का माहौल है, और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि परिवार के बच्चे को, कनिष्क अग्रवाल को मिली है। सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं, यूपीएससी की जो परीक्षा है, उसमें 279वीं रैंक, 279 रैंक हासिल की है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को भी। फरीदाबाद को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका मिला है।
जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लाइव ही था जी ये।